तो बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस इन फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। एक्चुअली एडजॉर्प्शन दो तरीके का होता है, एक फिजिकल एडजॉर्प्शन, एक केमिकल एडजॉर्प्शन। दोनों में अंतर क्या है? फिजिकल एडजॉर्प्शन जो है वो वान डेर वाल्स फोर्सेस के कारण होता है सिर्फ, उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। लेकिन केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एडजॉर्बेट के और एडजॉर्बेंट के, यानी एडजॉर्ब वो आपस में केमिकल रिएक्शन कर लेते हैं, इसीलिए उसको केमिजॉर्प्शन भी बोलते हैं। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन को हम फिजिजॉर्प्शन भी बोलते हैं और केमिकल एडजॉर्प्शन को केमिजॉर्प्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे डिफरेंस को। तो चलिए सबसे पहले फिजिकल एडजॉर्प्शन। फर्स्ट पॉइंट, इट अराइज बिकॉज ऑफ वान डेर वाल्स फोर्सेस, यानी ये मॉलिक्यूल यानी एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में केवल वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं बस। और केमिकल एडजॉर्प्शन इट इज कॉज्ड बाय केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में केमिकल बॉन्ड्स बन जाते हैं। देन सेकंड डिफरेंस इज इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर एंड इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। यस, जो वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बनते हैं उसमें कोई भी अट्रैक्ट हो सकता है मॉलिक्यूल, लेकिन जब केमिकल रिएक्शन होती है तो वो तो हाईली स्पेसिफिक होगी, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हर एक फंक्शनल ग्रुप की हर फंक्शनल ग्रुप के साथ नहीं होती है। केमिकल रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप चाहिए केमिकल रिएक्शन के लिए। तो कैसी हुई? हाईली स्पेसिफिक होगी, कोई फंक्शनल ग्रुप होगा तब केमिकल रिएक्शन होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो ये वाला जो है केमिकल एडजॉर्प्शन है वो हाईली स्पेसिफिक, यानी केमिकल रिएक्शन हाईली स्पेसिफिक ही होती है, क्योंकि पर्टिकुलर रिजल्ट पर्टिकुलर रिएक्शन ही दे सकता है इस तरीके। ये स्पेसिफिक इन नेचर नहीं है, सिर्फ वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसीलिए स्पेसिफिक नेचर में नहीं है। इट इज रिवर्सिबल इन नेचर, क्योंकि केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, केवल फिजिकली अट्रैक्ट होते हैं एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट। तो ये कैसा है? रिवर्सिबल इन नेचर है। लेकिन ये वाला एक बार हो गया तो इट इज इरिवर्सिबल, केमिकल रिएक्शन इज इरिवर्सिबल इन नेचर। सिंपल सी बात है, केमिकल रिएक्शन कैसे होगी? इरिवर्सिबल होगी। इनके पॉइंट्स आपस में कनेक्ट करके याद रखना, ऐसे याद नहीं रहेगा कौन सा रिवर्सिबल है कौन सा इरिवर्सिबल है। ऐसे कनेक्ट कर लोगे, जहाँ केमिकल रिएक्शन हो गई वहाँ बॉन्ड बन गए तो ये इरिवर्सिबल हो गया, यहाँ केमिकल रिएक्शन नहीं हुई थी तो ये कैसा है? रिवर्सिबल है। ये स्पेसिफिक क्यों है? क्योंकि केमिकल रिएक्शन होती है तो पर्टिकुलर रीजन के अंदर या पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के बीच में ही केमिकल रिएक्शन होगी, तो ये हाईली स्पेसिफिक होगा। तो जिसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है वही हाईली स्पेसिफिक है, वही इरिवर्सिबल इन नेचर का है। फिर है देन नो कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड इन दिस केस। हाँ, बिल्कुल कंपाउंड नहीं बनते हैं, इसमें केवल अट्रैक्शन होता है एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट में। ये पॉइंट भी इजीली याद हो जाएगा कि कंपाउंड से केमिकल रिएक्शन होगी तो नए कंपाउंड बनेंगे, तो कंपाउंड्स आर फॉर्म ऑन द सरफेस। द नेक्स्ट वन इज इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। ये नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है। मोर इजीली लिक्विफिएबल गैस, मोर इजीली लिक्विफिएबल गैसेस आर एब्जॉर्ब्ड इजीली, मतलब जो गैस ज़्यादा लिक्विफिएबल होगी वो ज़्यादा इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगी। ये कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आता है कि लिक्विड क्रिटिकल टेम्परेचर ये है, दो गैसेस दे दी, इनका ये क्रिटिकल टेम्परेचर है, तो आपको पता होना चाहिए किसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा या कम होगा, तो उसका लिक्विफिकेशन से क्या रिलेशन है और उनमें से कौन ज़्यादा इजीली एब्जॉर्ब होगी। इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। लिक्विफिकेशन वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे चल के मैं डिस्कस करूँगी इसको। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस, ये भी नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है, लेकिन यहाँ पे लिक्विफिकेशन पे डिपेंड करता है। यहाँ द गैस विच केमिकली रिएक्ट विद एडजॉर्बेंट इजीली केमिजॉर्प्शन दिखाएगी। केमिकल रिएक्शन पर यानी जो एडजॉर्बेंट से रिएक्शन कर लेगा वही केमिजॉर्प्शन देगा, अगर एडजॉर्बेंट से रिएक्शन नहीं करेगा तो केमिजॉर्प्शन कैसे होगा। लेकिन ये फिजिकल एडजॉर्प्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? लिक्विफिएबल गैस पर। इजीली लिक्विफिएबल गैस विल मोर इजीली एडजॉर्ब। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला दोनों से अच्छा क्वेश्चन बनता है। देन एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इज लो, यहाँ पे 20 से 40 किलो जूल पर मोल होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन में, लेकिन यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इज हाई, 80 से 240 किलो जूल पर मोल। उसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं। केमिकल बॉन्ड जब भी बनते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, तो याद रखना कौन का ज्यादा होगा? डेल्टा एच यानी एंथैल्पी,
जहाँ केमिकल बॉन्ड बन रहे हो, तो ये भी याद करने की जरूरत नहीं है। जहाँ केमिकल रिएक्शन हो रहा है वहाँ एंथैल्पी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज हाई। फिर देखिए यहाँ लो टेम्परेचर फेवरेबल फॉर एड्सॉर्प्शन, यानी एड्सॉर्प्शन के लिए लो टेम्परेचर फेवरेबल होते हैं। और ये हमने लिखा है, जो ग्राफ बनाया है गैस के टर्म में बनाया है। ये जो ग्राफ है इट इज फॉर गैस, ये भी याद रखिए थोड़ा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाए आप। फॉर एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस, तो क्या हो रहा है, ये दोनों के लिए हाई टेम्परेचर फेवरेबल है, ये सॉरी इसके लिए लो टेम्परेचर इज फेवरेबल। हाई टेम्परेचर देखो यहाँ पे चित्र से दिख भी रहा है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वो डिक्रीज होता जा रहा है। एक्स अपॉन एम क्या है, एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन मतलब एडसॉर्प्शन की हद, यानी एडसॉर्प्शन की लिमिट, ठीक है। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन के केस में देखिए एक्स अपॉन एम डिक्रीज हो रहा है एट कांस्टेंट टी। प्रेशर जब हमने कांस्टेंट रखा है तब, ठीक है। और हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर एड्सॉर्प्शन। शुरुआत में तो हाई टेम्परेचर फेवरेबल है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्स अपॉन एम बढ़ता है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ा, यानी शुरुआत में बढ़ता है, पहले टेम्परेचर बढ़ाया एक्स अपॉन एम बढ़ा, लेकिन फिर और टेम्परेचर बढ़ाया तो घटता है। उसका कारण शुरू में क्यों बढ़ा ये, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी का है। केमिकल रिएक्शन तब तक नहीं होती है जब तक उस रिएक्टेंट्स के पास मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी ना हो, तब तक केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। जैसे माचिस की तीलियों, माचिस में तीलियां भरी रखी रहती पर अपने आप नहीं जलती जब तक वो इग्निशन टेम्परेचर तक ना पहुंचे। इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाने के लिए हमको ऐसे रगड़ना पड़ता है उसको, तब वो हीट होती है, तब जलती है। वैसा ही यहाँ इसके केस में है, केमिकल रिएक्शन तब होगी रिएक्टेंट, जो भी रिएक्टेंट होंगे चाहे एडसोर्बेट और एडसोर्बेंट हो, उनकी केमिकल रिएक्शन कब होगी, जब उनके पास मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी हो। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, इज द मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर कैरी आउट ए केमिकल रिएक्शन। मतलब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए उनके पास। अगर वो एनर्जी नहीं है तो वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं होंगे। दैट एनर्जी, दैट मिनिमम एनर्जी इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। तो इनको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, तभी तो केमिकल रिएक्शन होगी। तो शुरुआत में जब टेम्परेचर देते हैं तो जो इनके मॉलिक्यूल्स है वो एक्टिवेशन एनर्जी गेन करते हैं और तेजी से रिएक्शन करते हैं। लेकिन जब केमिकल रिएक्शन एक बार स्टार्ट हो गई, उस समय क्या होता है, ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो हीट इसी में से रिलीज होती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपने पढ़ा 11th में, थर्मोडायनेमिक्स क्या बताती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन ज्यादा टेम्परेचर पर नहीं होती है, ठीक है। उनके लिए फेवरेबल टेम्परेचर क्या है, लो टेम्परेचर है। तो क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है तो शुरुआत में तो एक्टिवेशन एनर्जी गेन करके वो केमिकल रिएक्शन करते हैं, बट जैसे ही केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है तो हाईली एक्सोथर्मिक होने के कारण हीट इनसे भी रिलीज होने लगती है रिएक्शन में से। तब ये रिएक्शन यानी उल्टा प्रोसेस होने लगता है डिसॉर्प्शन का, यानी यहाँ से फिर रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन घट जाता है, एक्स अपॉन एम या एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन घट जाता है। और कंडीशन यहाँ पे याद रखिए, प्रेशर यहाँ पर कांस्टेंट है दोनों डायग्राम में। जब ये और एक नया टर्म मैं आपको सिखा रही हूँ, जब प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं और एक्स अपॉन एम और टेम्परेचर में ग्राफ खींचते हैं तो इस ग्राफ का नाम होता है आइसोबार। आइसो का मतलब सेम और बार मतलब प्रेशर। आइसोबार क्या हुए, आइसोबार एक नंबर में अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है आपके लिए, व्हाट आर आइसोबार। तो आइसोबार क्या है, द ग्राफ बिटवीन एक्स अपॉन एम एंड टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो टेम्परेचर प्रेशर याद रखो, एक होता है एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। आइसोथर्म का मतलब हुआ टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर और एक्स अपॉन एम के बीच में ग्राफ, उसको आइसोथर्म कहेंगे। लेकिन अभी आइसोथर्म आपके कोर्स में नहीं है, डिलीट किया गया है, तो बस आप केवल समझ लीजिए दो शब्द हैं, एड्सॉर्प्शन आइसोबार, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म, यानी ग्राफ दोनों ही ग्राफ है। आइसोबार का मतलब क्या हुआ, आइसो मतलब सेम और बार मतलब प्रेशर, यानी कांस्टेंट प्रेशर पर जो ग्राफ बना रहे हैं टेम्परेचर और एक्स अपॉन एम यानी एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन के बीच में, दैट ग्राफ इज कॉल्ड एज एड्सॉर्प्शन आइसोबार। प्रेशर कांस्टेंट है मतलब इस ग्राफ का नाम हो गया आइसोबार। अगर ग्राफ बनाएंगे टेम्परेचर यहाँ पे
टेम्परेचर अगर कांस्टेंट कर देंगे और प्रेशर और x अपॉन m के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो उसका नाम हो जाएगा आइसोथर्म, उसको कहेंगे एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, आइसोथर्म, थर्म मतलब टेम्परेचर जब कांस्टेंट है तब प्रेशर और एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन का ग्राफ। ये एड्सॉर्प्शन आइसोबार है फॉर फिजिकल एड्सॉर्प्शन और वो फॉर केमिकल एड्सॉर्प्शन। ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, दोनों का इंपॉर्टेंट है। जब भी पूछा जाए आप ऐसे डायग्राम बना करके डिफरेंस बताइए। ठीक है, देन नेक्स्ट है डू नॉट रिक्वायर एक्टिवेशन एनर्जी। अभी एक्टिवेशन एनर्जी की बात हो रही थी। जो फिजिकल है एड्सॉर्प्शन उसको एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए क्योंकि वो तो सिर्फ सिंपली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हो रहा है, और इसको एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए क्योंकि जब तक मॉलिक्यूल्स के पास एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होगी तब तक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगी। तो इसको स्टार्ट होने के लिए ही एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। ठीक, देन नेक्स्ट वन है इट फॉर्म्स मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स। इसमें मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स बनती हैं, यानी एड्सॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर एक लेयर बन गई, फिर उसके ऊपर एक और लेयर बन सकती है, एक और लेयर बन सकती है। जैसे ये एग्जांपल मैंने ये डायग्राम जगह बचाने के लिए नीचे नहीं बनाया, आप अपनी कॉपी में इस पॉइंट ये बात बनाएंगे, इट फॉर्म्स मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स। ये जो इस पॉइंट पे लिखने के बाद आप ये डायग्राम बनाएंगे, ठीक है ना, ये वाला डायग्राम। तो एड्सॉर्बेंट की सरफेस पर एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, कितनी भी लेयर बना सकता है एड्सॉर्बेंट। ठीक है, लेकिन इट रिक्वायर्स एक्टिवेशन इट फॉर्म्स यूनिमॉलिक्यूलर लेयर। ये केवल यूनिमॉलिक्यूलर मतलब सिंगल मॉलिक्यूल की एक ही लेयर बनाएगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हो रही है ना, केमिकल बॉन्ड बन रहा है, हाईली स्पेसिफिक है। तो एक बार केमिकल बॉन्ड बन गए, उसके ऊपर उधर दूसरे तरफ अपोजिट साइड, अब केमिकल रिएक्शन कहाँ है, सरफेस पूरा घिर गया, ठीक है ना। तो इनके बीच में केमिकल बॉन्ड बन गए। अब कैसे केमिकल बॉन्ड बनेगा, तो ये मोनोमॉलिक्यूलर लेयर बनाते हैं। ये विशेषता है केमिकल एड्सॉर्प्शन की, ये मोनोमॉलिक्यूलर लेयर बनाते हैं और ये मल्टीमॉलिक्यूलर लेयर बना लेते हैं। देन नेक्स्ट वन है इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट। सरफेस एरिया एड्सॉर्बेंट का जितना बढ़ेगा उतना ही ये बढ़ेगा। देखो क्लियरली दिख रहा है ना, सरफेस एरिया पर ही तो एड्सॉर्ब हो रहा है, वो इसके साथ भी है, ये भी सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा, क्योंकि वो भी सरफेस एरिया पर ही एड्सॉर्ब हो रहा है, तो दोनों ही सरफेस एरिया बढ़ाने पर बढ़ते हैं। देन नेक्स्ट है इट इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर एंड डिक्रीज ऑफ प्रेशर कॉज डिसॉर्प्शन। फिजिकल एड्सॉर्प्शन के केस में जितना हम प्रेशर बढ़ाएंगे उतना एड्सॉर्प्शन होगा, और प्रेशर अगर हम घटा देंगे तो डिसॉर्प्शन मतलब अपोजिट प्रोसेस यानी डिसॉर्प्शन की चालू हो जाएगी। और इसके केस में क्या करेंगे, 11th ये वाला पॉइंट, इट ऑल्सो इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर बट डिक्रीज ऑफ प्रेशर डज नॉट कॉज डिसॉर्प्शन। यहाँ पे भी प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो बढ़ेगा, लेकिन प्रेशर कम कर देंगे तो डिसॉर्प्शन नहीं होगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन होती है वहां पर, इसीलिए केमिकल बॉन्ड बन जाते हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ के लिए अच्छा रीजनिंग क्वेश्चन मुझे याद आया, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये जो हुआ एड्सॉर्प्शन आइसोबार बने हुए हैं, यहाँ पर अगर हम टेम्परेचर और बढ़ा देंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर और बढ़ा देंगे तो कौन सी प्रोसेस होने लगेगी, एड्सॉर्प्शन की रेट कम हो रही है, एड्सॉर्प्शन की रेट कम हो रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस प्रोसेस का नाम क्या हुआ, डिसॉर्प्शन होने लगेगा। यहाँ पर टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो डिसॉर्प्शन होने लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अगर पूछा जाए कि केमिकल एड्सॉर्प्शन पे टेम्परेचर बढ़ाने का क्या असर पड़ेगा, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए कि केमिकल एड्सॉर्प्शन पर टेम्परेचर बढ़ाने का असर ये होगा कि पहले केमिकल एड्सॉर्प्शन बढ़ेगा और फिर घटेगा, या फिर रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया कि पहले बढ़ा फिर कम क्यों हुआ, तो पहले बढ़ने का कारण मॉलिक्यूल्स एक्टिवेशन एनर्जी लेकर के केमिकल रिएक्शन करते हैं, फिर हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, उसके कारण ये डिसॉर्प्शन प्रोसेस होने लगती है। वही चीज यहाँ पे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑन फिजिकल एड्सॉर्प्शन या फिजिसॉर्प्शन, तो उसका भी यही कारण है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिसॉर्प्शन प्रोसेस चालू हो जाएगी, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो या तो कह दो कि एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस कम होने लगेगी, या फिर हम कह सकते हैं डिसॉर्प्शन की प्रोसेस होने लगेगी। अकॉर्डिंगली आपका जवाब होना चाहिए, जैसा क्वेश्चन पूछा गया है वैसा आपका जवाब होना चाहिए।